होते रहते हैं, यही संवैधानिक प्रक्रिया भी है। कल एक बहुप्रतीक्षित निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। भारतीय जनता पार्टी के कुछ खिलाड़ी लोग, सोनू स्वामी और अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने केस कर रखा था। संविधान से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया जाए, और इसी बात पर इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी लड़ी थी और 400 पार का नारा दिया था कि हमको 400 से ज्यादा सीटें आप दीजिए ताकि हम इस शब्दों को यहाँ से हटा दें। इन शब्दों को हटाने का मतलब था कि हम संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार करना चाहते हैं। उनका इस पर सीधे सीधे मकसद ये था कि हम संविधान का जो मूल प्राण है, समाजवाद जो इसकी मूल आधार है, हम उसको ध्वस्त करना चाहते, तोड़ना चाहते। और जनता ने उनको सबक सिखाया कि तमाम छल छद्म करने के बावजूद, तमाम इलेक्शन कमीशन की धांधलियों के बावजूद उन्हें 250 पे 240 मिला करके रोक दिया गया। लेकिन अभी भी है, उनको तो संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं, सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके वो किस तरीके से चोट पहुंचा सकते हैं जनतंत्र पर, ये उनका लक्ष्य मत रहता है। उसी के तहत सोनू स्वामी और अश्विनी कुमार जी ने एक रिट दायर कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट में, और अपना पिछले शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि नहीं, ये मूल भावना के खिलाफ है और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष बाहर नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जाएगा। आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने कि आखिर वो कौन सी फांस है इन शब्दों से या संविधान के मूल आत्मा से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नीति, इस सरकार को आखिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है कि बार बार ये लोग उस पर प्रहार करना चाहते हैं। ये सब इतने भारी पड़ जाते हैं कि तमाम तरीके का सत्ता का और दुरुपयोग करके और तमाम चीजों करके ये उसके पीछे पड़े हुए। आइए हम अपने इस प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ नैयर सुप्रसिद्ध नैयर समाज वैज्ञानिक प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर सतीश कुमार जी हैं, पूर्व प्रोफेसर सतीश कुमार जी हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश हैं, जो जिनकी शिक्षा दीक्षा मूल में ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट है, और आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं बंबई से राजनीतिक विश्लेषक ओम प्रकाश राय जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सुनीलम। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर सुनीलम भी अपनी टिप्पणी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाए। डॉक्टर सुनीलम, अनम्यूट कर को डॉक्टर तिवारी जी आगे बढ़ाएं। मैं बस इतनी टिप्पणी करना चाहता हूं। आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के द्वारा 500 जिलों के अंदर प्रदर्शन किया गया। किसानों के मुद्दों को लेके, मजदूरों के मुद्दों को लेके, एमएसपी को लेके, संपूर्ण कर्जा मुक्ति और जो 4 श्रम संहिताएं हैं उसको रद्द कराने, निजीकरण पर रोक लगाने को लेके, और वो बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, जो बहुत ताकतवर प्रदेश नहीं है किसान और मजदूरों के मामले में, लेकिन यहाँ पर भी लगभग 55 में से लगभग 40-45 जिलों के अंदर से सूचना आई कि वहां पर प्रदर्शन आज हुआ है। उसके लिए मैं सबको, किसानों को, मजदूरों को और संयुक्त किसान मोर्चा और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और तमाम ट्रेड यूनियंस को उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। असल में दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। हम लोग जब संविधान की अभी बातचीत कर रहे हैं तो अभी इस समय जो परिस्थिति में ये प्रोग्राम हो रहा है उसमें महाराष्ट्र के चुनाव तत्काल अभी समाप्त हुए हैं। आज मुंबई के अंदर एक बैठक हुई जिसमें तमाम सारे सिविल सोसाइटी के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये पूरे तरीके से अवैधानिक चुनाव है और इस चुनाव को, जैसे कहते हैं पहले जमाने में लूटा जाता था, तो ये हाईजैक्ड एक इलेक्शन है। तो जो सरकार है वो संविधान के प्रावधानों का भी जब कद्र नहीं करती है और उसने एक तरीके से न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया पे पूरा कब्जा कर लिया और उसी के माध्यम से कार्यपालिका पे भी कब्जा कर लिया। तो ऐसी स्थिति में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगा तो बहुत ज्यादा आशंका इस बात की थी कि कहीं अब तो दिशा उसी दिशा के अंदर जा रहा है देश, जिस दिशा के अंदर मोदी जी, अमित शाह, संघ परिवार ले जाना चाहता है। हालांकि
देश की जनता ने 400 पार की जगह पे 240 पे रोक दिया। लेकिन अब हमारे को उम्मीद ऐसी है कि आने वाले समय में ये जो पार्लियामेंट का सेशन चलेगा और उसके बाद में जल्दी ही छोटी छोटी पार्टियों को तोड़ ताड़ करके 240 की जगह 270 तक अपना सांसदों को खरीदने का तमाम सारे इंतजाम वो कर लेंगे। मतलब संविधान की उनको कोई चिंता नहीं, प्रावधानों की चिंता नहीं है। लेकिन ये जो पूरी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत स्वागत योग्य है। और बहुत सारे किंतु परंतु थे। लोगों को लग रहा था कि ये जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तो बेसिस स्ट्रक्चर है और प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मुझको तो इस तरीके की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद से आगे जाके और बहुत ही स्वागत योग्य ये उन्होंने फैसला दिया है। तो मैं तो हमारे जो एक इमिनेंट पैनल है, मैं सवाल के तौर पे अपनी टिप्पणी करके छोड़ता हूँ कि क्या आपको लगता है कि खतरा टल गया है? मतलब जो ये जो संविधान का जो प्रति दिखा करके पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो पूरा चुनाव लड़ रहा है पार्लियामेंट के अंदर भी, पिछले सेशन में भी, और इस बार तो उसका पूरा मजाक उड़ा दिया मोदी जी ने कि भाई ये अंदर से खाली रहता है लाल किताब, और लाल किताब को नक्सलवाद से जोड़ने का काम कर दिया। तो मैं तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि संविधान के ऊपर जो खतरा था, कम से कम इस मायने में कि समाजवादी शब्द को, धर्मनिरपेक्षता के शब्द को हटा दिया जाएगा, क्या वो खतरा अब टल गया है या और कहीं से और किसी तरह से ये बात आने वाली है? क्योंकि प्रैक्टिकली तो जो है समाप्त हो चुका है। क्योंकि जब जिस तरीके से पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और जिस तरीके से देश के सभी सार्वजनिक संस्थानों को अडानी अंबानी को सौंपने का क्रम चल रहा है, राज्य सरकारें बिल्कुल पूरी तरीके से जैसी केंद्र सरकार की लाइन है उसको फॉलो करने का काम कर रही हैं। और आपने अभी देखा कि जिस केस में गौतम अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और मैं अभी छिंदवाड़ा में जो है आज इसी को लेके प्रदर्शन हुआ कि गौतम अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो उसके अंदर भी अपोजिशन को फंसा दिया गया है कि सौर ऊर्जा वाले जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो या तो डीएमके है या यहाँ पर जो है जगन रेड्डी वाली जो है सरकार है, या जो भी कुछ लोगों ने किया है वो अपोजिशन के लोगों ने किया है। मतलब केंद्र सरकार ने जिसे कहते हैं कनपट्टी के ऊपर जो है रिवॉल्वर लगा करके उनको दबाव डाल के राज्य सरकारों को बाध्य किया उन समझौतों को करने के लिए। और जब 2000 करोड़ की रिश्वतखोरी में अडानी फंसने लगे तो कहा कि ये तो देखो सब अपोजिशन वाले लोग इसके अंदर शामिल हैं। तो मेरा मतलब यह है कि प्रैक्टिकली तो समाजवाद इस देश से बहुत दूर चला गया है, लेकिन जब तक संविधान के अंदर रहेगा तब तक उसकी लड़ाई एक वैधानिक मानी जाती रहेगी। और इसी तरीके से धर्मनिरपेक्षता भी, जिस तरीके से अभी पूरा मामला हुआ, सर्वे वाला जो संबल का मामला सामने आया है, और जिस तरीके से बाकायदा चुनाव जीतने के बाद में एक महिला विधायक को ये कह रहा है, एक धमका रहा है व्यक्ति कि भाई क्या तुम चाहती हो कि तुम जो है हम मंदिर मस्जिदों में घुस करके सब जगह पर झंडे लगाना काम शुरू कर दें? तो मेरा मतलब ये है कि दोनों शब्द कम से कम संविधान में रहें ताकि उसकी लड़ाई जो है वो संवैधानिक और वैधानिक बनी रहे, और ऐसा ना हो कि इन दो नीतियों को लेकर के जो लोग लड़े वो सभी नक्सलवादी और माओवादी घोषित हो जाए, जैसे कि तमाम सारे लोग जो जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आ रहे हैं उन सबको एक ही तरीके से लाठी से हाँका जा रहा है। तो बस मेरी केवल इतनी टिप्पणी है। बहुत तिवारी जी आपका धन्यवाद समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी साहब ये टिप्पणी आखिर खास करके इन दो शब्दों से क्यों डरती है भारतीय जनता पार्टी? जी बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। और पहले तो मैं सुनीलम जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी खबर दी आज के धरने के बारे में और अडानी के विरोध में प्रदर्शन के बारे में, तो उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और एक प्रैक्टिकल रूप में ये जो दो शब्दों की हमारे संविधान में क्या महत्ता है उस पर भी मैं आऊंगा, और उनका जो सवाल है वो भी महत्वपूर्ण है, उसको मैं अंत में आऊंगा। पहले तो ये बता दूं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है
पहला उस पर चैलेंज ये था कि ये जो अमेंडमेंट लाया गया था 42nd, वो गैर कानूनी है। तो जज लोगों ने बिल्कुल जो हमारे चीफ जस्टिस और उनके साथी ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो अमेंडमेंट आया है, भले ही उस समय जो इमरजेंसी लगी हुई थी, पर ये पार्लियामेंट के माध्यम से है और ये पूरी तरह से वैध है। फिर सवाल उठता है कि जो शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जब वो प्रकाशित हुआ था और आज के दिन ही जो सामने आया था, आज पहले तो मैं उसकी भी सबको बधाई दे दूं, और ये जो जजमेंट है, इसको मैं आज की एक अच्छी भेंट के रूप में देखता हूँ कि इसने एक ऐसी महत्वपूर्ण बात कही है जो संविधान की आत्मा में हमेशा थी, पर उस समय इसको संविधान के प्रियम्बल में नहीं रखा गया। उसके दो कारण थे। पहला कारण था कि कई विद्वानों का मत था कि धर्मनिरपेक्षता, यानी इसको कई लोग समझते हैं ये धर्म के विरोध में है। और उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दूं, उदाहरण दे दूं। पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्षता का जो ट्रांसलेशन किया है वह लादीनियत है ना, जो धर्म को नहीं मानते। तो उस समय ये थोड़ा कंफ्यूजन था, पर हम संविधान के पूरे आर्टिकल देखें, आर्टिकल 15 से 18, 25 से 28 और जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता के बगैर हो ही नहीं सकता। ये पहली बात है। तो संविधान के अंदर, और संविधान जिस कारण से बना, भारतीय आजादी का आंदोलन, उसमें ये दो मूल्य अंतर्निहित थे, उसमें कोई सवाल नहीं उठता। अब 1975 में दूसरा समाजवाद के बारे में भी उस समय ये शब्द नहीं रखा गया, और उसका भी मुख्य कारण यही था कि कई संविधान निर्माता सोचते थे समाजवाद शब्द को लेकर हम अपने आप को सीमित कर देंगे, क्योंकि कई देशों में समाजवाद का जो अर्थ था सेंट्रलाइज प्लानिंग, केंद्रीय प्लानिंग वगैरह, वो उस समय का अर्थ था। तो जज साहबों ने बहुत अच्छा अवलोकन किया कि ये जो शुरुआत का मामला था उसको बदलना, उसमें ये दो शब्द, महत्वपूर्ण शब्द ऐड करना इसलिए जरूरी था कि अब हमने पिछले जो 1949-50 से लेकर 1975 तक जो देखा, उसमें हमने देखा कि धर्मनिरपेक्षता का पालन बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। और जो धर्मनिरपेक्षता की कल्पना फ्रांस में है या ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, उससे अलग यहाँ धर्मों से दूरी तो है, पर बराबरी की दूरी है, और उनको साथ भी है तो बराबरी का है। यहाँ जो सर्व धर्म संभाव की कल्पना है उसको ज्यादा सामने लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बिल्कुल उचित है कि हमारे संविधान के प्रियम्बल में ये शब्द होना चाहिए। फिर दूसरा, जहां तक समाजवाद का सवाल है, समाजवाद के बारे में भी जज लोगों ने बहुत अच्छा अवलोकन किया कि मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ की आर्थिक व्यवस्था कोई एक सीमित ढांचे में ना चले, पर एक प्रैक्टिकल रूप में दिखा दिया गया कि सेंट्रलाइज प्लानिंग भी थी, पंचवर्षीय योजना भी थी, पब्लिक सेक्टर भी था, प्राइवेट सेक्टर को भी सामने आने दिया गया। यानी ये उस प्रकार का रिस्ट्रिक्टिव, सीमित करने वाला समाजवाद यहाँ प्रैक्टिस नहीं किया गया था। और आज समाजवाद का जो मतलब है कि एक प्रकार से सोशल वेलफेयर और बराबरी की तरफ जाना, जो समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें शायद बहुत दिनों बाद एक बहुत अच्छा जजमेंट देखने को मिला है। दूसरी बात ये बता दूं कि इस पे खतरा क्या है। खतरे की बात तो बहुत क्लियर है कि जब से हिंदू राष्ट्र की राजनीति बड़ी मजबूत हो रही है, इसने हमेशा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद दोनों का विरोध किया है। मेरी समझ में वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, बाकी धर्मों को दुय्यम दर्जे का मानते हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को खास तौर से दुय्यम दर्जे का मानते हैं, और दूसरी तरफ से गैर बराबरी को तो वो प्रमोट करते हैं कि एक तरफ समाज का एक तबका अमीर होते जा रहा है, दूसरा तबका गरीब होते जाता है, इससे उनको कोई समस्या नहीं है। इसलिए ये दोनों उनकी बातें साथ में चलती है। तो आपको याद होगा 2015 में या 15 में जब 26 जनवरी को उन्होंने संविधान का प्रियम्बल पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था, तो उसमें ये दो शब्द नहीं थे, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। उन्होंने कहा ये ओरिजिनल में नहीं थे, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। मतलब धीरे धीरे एक मानसिकता को बनाने का तरीका था कि जहां से ये दो शब्दों से वो छुटकारा पा लें। और बाद में जैसे आनंद जी ने बताया कि इसके पीछे 400 पार का जो नारा था, और वही नहीं कि आरएसएस के कई मुखिया तो डायरेक्टली कह चुके हैं कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे है, इसको फेंक दिया जाना चाहिए। और
प्राचीन धर्म ग्रंथों के आधार पे संविधान को बनाना चाहिए। ये के सुदर्शन का बयान मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, जो उन्होंने सन 2000 में दिया था। और बाकी इक्का दुक्का MP MLA बीच में इसी प्रकार की बात करता रहा। तो ये एक बहुत राहत का मामला है कि इन दोनों शब्दों को हमारे प्रियम्बल में रखा गया। और जो सुनीलम जी ने महत्वपूर्ण बात कही, ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आधार होगा जो हमारे संघर्षों में हमारी मदद करेगा और आगे जाने के लिए रास्ता प्रशस्त करेगा, मतलब एक कानूनी छतरी रहेगी। अंतिम सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या संविधान पर से खतरा टल गया है? तो मुझे लगता है यह खतरा टला नहीं है। ऐसा खतरा अभी इस रूप में आया, आगे किस रूप में आएगा वो एक देखने की बात है। कि जब तक ये दक्षिणपंथी हिंदू धर्म की नाम की राजनीति चलेगी, उनका उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप से तो इन मूल्यों के खिलाफ वो जा रहे हैं, एक पर्दे के पीछे से वो इन्हीं मूल्यों को प्रवृत्त कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और सामने से जो ये एक बैरियर है उनके लिए, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, इसको वो खत्म करने की अलग अलग प्रकार से कोशिश कर सकते हैं। और अगर फिर से हमारी चुनाव में इसी प्रकार की हालत रही कि जहां जनता की मर्जी के बगैर भी वो जीत रहे हैं, तो एक संकट टल जाएगा। तो इससे एक ही बात जो हमारे सामने आती है कि इस संविधान की आत्मा को, धर्मनिरपेक्षता को, समाजवाद को अगर हमको जिंदा रखना है तो हमको वो सब प्रकार के संघर्षों को लेना पड़ेगा। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने किसान संघर्षों की बात की, जो मजदूरों के संघर्ष हैं, स्त्रियों के संघर्ष हैं, दलितों के संघर्ष हैं, आदिवासियों के संघर्ष हैं, इन सब के बीच में एक जुड़ाव बनाकर एक ऐसा मजबूत आंदोलन जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की नींव रखे, ये हमें लगातार करता रहना पड़ेगा। तो मैं सुनीलम जी आपको यही कहूंगा कि इस पे संकट टला नहीं है, ये संकट है और उसके मुकाबले के लिए हम सो नहीं सकते, हमको लगातार उसमें काम करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संकट नहीं, ये तो चुनौती है डॉक्टर पुनियानी जी। और उस चुनौती को समाजवादी लोग तो चुनौतियों को स्वीकार कर चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और समाजवाद शब्द हमारे जो संविधान की मूल आत्मा है उसको लेकर के जितने भी दल हैं, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे समाजवादी आंदोलन हो या अपना कांग्रेस हो, सबके केंद्र बिंदु में समाजवाद रहा है। लेकिन आज जो स्थिति, ये जो सरकार आई है, यह भी समाजवाद ऐसा शब्द है कि उसके अलावा और आप कहीं जा भी नहीं सकते। इन्होंने भी जब इसमें पैदा हुआ अपने आप के जब आंखें खोली तो गांधीवादी समाजवाद लेकर के आई थी। तो खैर ये समाजवाद का चैंपियन तो अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टियां कहती हैं। और आज बड़ा सुखद रहा कि कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर आज जो ये 26 जनवरी को आज संविधान दिवस पर पूरे देश के पैमाने पर मनाया गया, उसमें कम्युनिस्ट पार्टियां और तमाम जनतांत्रिक लोग, तमाम किसान संगठन के लोग एक साथ एकजुट होकर के नारा बुलंद किए हैं। तो ये इस संदर्भ में ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, इस पर आपकी टिप्पणी डॉक्टर गिरीश जी। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। और ये सामने कहने की बात नहीं, बहुत ही सूझबूझ के साथ और सोच समझ के आपने आज इस विषय को रखा, उसके लिए आपको भी बधाई। और इसलिए भी कि आज संविधान दिवस भी है और कल ही ये फैसला आया है, तो हम इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मेरी स्मृति में है, मैं राजनीति में आ गया था, कम्युनिस्ट पार्टी में आ गया था। ये उस दौर में दोनों शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में, जब इंदिरा जी कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से सरकार चला रही थी। तो कहीं न कहीं इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का योगदान था। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चय ही एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और मैं उस पृष्ठभूमि में इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ, एक फैसला आया संविधान की धारा 39B में, जो जस्टिस कृष्णा अय्यर का जजमेंट था कि समाज के उपयोग के लिए संपत्तियों का अधिग्रहण भी किया जा सकता है। इसी सुप्रीम कोर्ट की पिछली बेंच ने
पिछले जजेज ने उसको निरस्त कर दिया और टिप्पणी की कि उस समय जब ये कृष्णा अय्यर ने ये फैसला दिया था, हालांकि वो अल्पमत का फैसला था लेकिन वो नजीर बन गया था, तो उन्होंने कहा कि जब ये फैसला दिया गया था तब समाजवाद प्रासंगिक था, आज समाजवाद प्रासंगिक नहीं है। इस तरह की टिप्पणी की गई। शब्दों का हेरफेर हो सकता है लेकिन अर्थ यही था। ऐसे वक्त में इस फैसले का आना और संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की महत्ता को रेखांकित करना ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं इसे इस रूप में देखता हूं, जो वर्तमान हालात हैं, सारी खुशी जाहिर करने के बाद भी मैं देखता हूं कि ये कुछ ऐसे ही है जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री हमारी है और वो हमारे संदूक में बंद रखी है, लेकिन हमारी संपत्ति पर माफियाओं का कब्जा हो गया है। ये कुछ इसी तरह का है। संविधान की जो प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बात है और आर्थिक, सामाजिक, जातीय और राष्ट्रीय न्याय की बात है, उन सबको आज की सरकार पद दलित कर रही है, पदावनत कर रही है, उसे धूल धूसरित कर रही है। कहीं भी हम देख सकते हैं कि जो समाजवाद है उसके सारे कर्म उसके खिलाफ है और उन्हें समाजवाद से बड़ा डर लगता है। वो आज आपने ठीक कहा कि जनसंघ से जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो गांधीयन सोशलिज्म और एक्टिव सेक्युलरिज्म, ये दो शब्द भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए जोड़े थे। और आज स्थिति यह है कि आज उस समय से स्थिति बदली है, फिर भी सीधे बीजेपी और उसकी सरकार, एनडीए सरकार, संसद में इन दोनों शब्दों को हटाने का प्रस्ताव नहीं ला सकी। इसलिए उनके दो जो कानूनी स्टालवार्ट्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उम्मीद की कि हम इनको हटवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हम लोगों से ज्यादा जनता की विजय है, क्योंकि इस देश को समाजवाद चाहिए। और आज पुनियानी जी ठीक कह रहे थे, जो कुछ हो रहा है, पब्लिक सेक्टर को सरेआम बेचा जा रहा है और गरीबी अमीरी की खाई बढ़ रही है। 80 करोड़ लोगों को सरकार मानती है कि वो गरीबी की सीमा के नीचे चले गए हैं, क्योंकि उनको 5 किलो राशन दिया जा रहा है जीवन यापन के लिए। वहीं देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये समाजवाद के विपरीत हो रहा है। समाजवाद की दिशा में होने का अर्थ ये होता है असमानता की खाई कम हो, रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, पढ़ाई सभी को उपलब्ध हो, जातीय और धार्मिक भेदभाव खत्म हो। ये भारत के संदर्भ में आज समाजवाद को कहा जा सकता है। सभी को रोजगार हो, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये मैंने जितनी बातें कही हैं, इनमें से एक भी आज भारत की जनता को प्राप्त नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता की जहां तक बात है, धर्मनिरपेक्षता का तो चीरहरण हो गया है। जब चाहे कोई वो बातें जिन पर अदालतों में कार्रवाई हो जानी चाहिए, उन्हें जेल के शिक्षों के पीछे चला जाना चाहिए, ऐसी बातें आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। बांटो, काटो, संभल में दंगा कराना, बहराइच में दंगा कराना, समाज को बांटना, एक वर्ग को प्रताड़ित करना, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज लेना और अल्पसंख्यक वर्ग को दोयम दर्जे का नागरिक साबित करने के लिए और व्यवहारतः उसे जलील करने के लिए ये सारा उपक्रम रचा जा रहा है। तो इस उपक्रम का
हमें ये जो जजमेंट है ये हमें ढाढ़स देता है। अंतिम बात कह रहा हूं, ढाढ़स ये देता है कि हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अभी सुरक्षित है, वो खारिज नहीं हुई है, भले ही उस पर माफिया तत्वों का कब्जा है। जब हम और हमारी जनता सक्षम हो जाएंगे, हम अपनी रजिस्ट्री के मुताबिक हम अपनी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे और धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को इस देश का की जो मूल आत्मा है उसका अंग बना करके रहेंगे। यही मैं आज कहना चाहता हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास फिर आते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ सर शिवजी सरकार साहब जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हम चलेंगे पॉलिटिकल साइंस के अपने प्रोफेसर सतीश कुमार जी के पास। सतीश कुमार जी, जिस समय संविधान बनाया गया तो जाहिर सी बात है उसकी मूल आत्मा में तो समाजवाद शब्द घुटा हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी का भी शुक्रिया आज अदा करना जरूरी है कि उन्होंने स्पेसिफिक तरीके से जो समाजवादी समाज की संरचना के लिए आक्रामक तरीके से उन्होंने साथ दिया और प्रीवी पर्स खत्म किया, ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और संविधान के 42वें संशोधन में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को बाकायदे उन्होंने स्थापित कर दिया। तो आखिर उन शब्दों से क्यों शब्द मात्र से ये भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान क्यों होती है, और इसकी ये पूरी ये राजनीति विज्ञान विद्यार्थी के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो कोर्ट का फैसला आया है, अब तो खास करके कोर्ट ने एक तरीके से मुहर लगा दिया है कि नहीं, वो संशोधन असंवैधानिक नहीं था, मर्यादा के अनुरूप था, संविधान के अनुरूप था, और इन शब्दों का रहना कितना जरूरी है संविधान के अंदर। सतीश जी। धन्यवाद तिवारी जी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आ रही है। इस बात को राम पुनियानी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि ये दोनों, बाकी सब लोग अनम्यूट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। राम पुनियानी जी ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ये दोनों शब्द संविधान की आत्मा में 42वें संविधान संशोधन से मौजूद थे और कई बार सुप्रीम कोर्ट इस पर, खास करके सेकुलरिज्म पर फैसले दे चुकी है। बोमई के केस में 1994 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सेकुलरिज्म संविधान के फंडामेंटल स्ट्रक्चर का पार्ट है। और उससे पहले 1973 में केशवानंद भारती के केस में केरल सरकार के खिलाफ संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा था कि आप कुछ भी बदल सकते हो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके तहत, लेकिन आप फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। तो ये बात तो स्पष्ट थी कि सेकुलरिज्म फंडामेंटल स्ट्रक्चर है और वो अपरिवर्तनीय है। लेकिन आपने जो सवाल खड़ा किया या जो सुनीलम जी ने सवाल खड़ा किया, बेशक खतरा टला नहीं है, लेकिन एक बड़ा स्पीड ब्रेकर उसके सामने इस फैसले से जरूर उपस्थित हुआ है। इसलिए फैसला स्वागत योग्य है, ये अभिनंदनीय है। जब संविधान सभा में भी डिबेट इस पर हुई थी, सेकुलरिज्म शब्द डाला जाए, उसको डिफाइन किया जाए, उसके लिए कोई परिभाषा जोड़ी जाए, ये सब बातें संविधान सभा में भी आई थी। लेकिन मतिभ्रम बहुत खड़ा करने की कोशिश संघ परिवार और उसकी वैचारिकी के जो अनुयायी संगठन है वो करते हैं। सेकुलरिज्म को तो बिल्कुल गाली बना दिया गया है, लेकिन भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र में जो सेकुलरिज्म है वो संविधान के अंतर्निहित प्राविधानों से ही इमर्ज होता रहा है। और पहले ये बात कल के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी कि 42वें संविधान संशोधन से पहले जो संविधान था, जो 1949 में बना, उस संविधान की भावना के विपरीत ये 42वां संविधान संशोधन और उसके माध्यम से इन दोनों शब्दों का जोड़ा जाना नहीं था। तो बात हुई कि इसकी आत्मा पहले से मौजूद थी। अम्बेडकर साहब ने भी खड़े होकर के कहा था कि जब हम समता का अधिकार दे रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे हैं, हम शोषण से विमुक्ति का अधिकार दे रहे हैं, और सबसे बढ़कर जब हम धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार दे रहे हैं, जब हम भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों को
अपनी अस्मिता कायम रखने का अधिकार दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होगा और ये एक सेकुलर डेमोक्रेसी होगी। तो शब्द आया था या नहीं आया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के समय जो डिबेट हुई थी, उस समय भी कोई परिभाषा राधा कृष्णन साहब की सुझाई गई थी राज्यसभा में। पार्थसारथी और खेतान ने ये परिभाषा सुझाई थी, लेकिन कुछ भी स्वीकार नहीं किया गया कि कोई परिभाषा डाली जाए। पहले से जो स्थापित प्राविधान थे उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, न कहीं कॉमा हटा, न कोई फुल स्टॉप कहीं बढ़ा था, जो जैसे था वैसे ही था और वो सेकुलर था। वो संविधान का जो चौथा हिस्सा खास करके है नीतिरक्षक सिद्धांतों का और सोशल जस्टिस के जो कमिटमेंट हैं, उससे लोकतंत्र के रास्ते से होकर के समाजवाद की ओर आगे बढ़ने का संकल्प संविधान में था। इसलिए ये पहले से था, सभी विशेषताओं का प्रस्तावना में उल्लेख है, इसलिए उसका भी उल्लेख कर दिया गया। इसके लिए कुछ वहां बदलाव लाने की जरूरत नहीं है संविधान के अंतर्निहित प्राविधानों में। और वो अंतर्निहित प्राविधान, जहां तक सेकुलरिज्म का सवाल है, उसमें और कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने को कहता है कि मैं एंटी सेकुलर हूं, तो मैं सोशल मीडिया पे भी उसको सीधा लिखता हूं कि इसका मतलब कि आप भारत के संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मूलाधिकारों की संरचना के खिलाफ हो, आप मौलिक अधिकारों के वजूद के खिलाफ हो नागरिकों के। तो भड़कता है कि मैंने ऐसा कहा। हमने कहा आप जो कह रहे हो उसका इसके अलावा दूसरा कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संरचना का वजूद कायम रहना ही सेकुलरिज्म है। वो फंडामेंटल राइट्स का स्ट्रक्चर से ही सेकुलरिज्म इवॉल्व होता है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी। ये बात 94 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी स्पष्ट हुई। ये बात कल जो फैसला संविधान दिवस के एक दिन पहले बड़े अच्छे दिन समय पर आया, तो उससे भी स्पष्ट हुई। और जो समाजवाद है, जब हम लोकतांत्रिक समाजवाद की संरचना हमने खड़ी की, लोकतंत्र की पथिका से होकर के एक समता मूलक समाज बनाने की परिकल्पना की ओर आगे बढ़ने का संकल्प हमारे संविधान में पिरोया गया, तो उसका जो सीधा मतलब था उसे भी कल सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि वो और कुछ नहीं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है और हम एक वेलफेयर स्टेट है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है और न हो सकती है। तो इस तरह से इन दोनों शब्दों की जो बहस है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके हमेशा खड़ा करने की कोशिश की, क्योंकि उनका बुनियादी तौर पर संविधान की जो दार्शनिकता है, उसकी जो वैचारिकी के मूल्य हैं, उसका जो मूल दर्शन है, या संविधान की जो पुनियानी जी ने कहा कि आत्मा है, उस आत्मा में संघ परिवार का कभी विश्वास न था, न है और न रहेगा। इसलिए वो, और यही दो चीजें बाधक हैं, क्योंकि उन्हें हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। तो एक व्यापक जो समावेशी राष्ट्रवाद की परिकल्पना भारत की स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक विरासत से हमें मिली है, उससे उनकी असहमति लाजमी तौर पर है। और दूसरी तरफ जो फंडामेंटल राइट्स के में रिलीजियस फ्रीडम का राइट है, और खास करके उसमें 25वें अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःचेतना के मुताबिक आस्था, विश्वास, उपासना का ही नहीं बल्कि उसके प्रोपोगेशन का, प्रचार प्रसार का भी अधिकार है, इस पर उनकी गहरी आपत्ति है। तो इस समूची संरचना को वो बदलना चाहते हैं। और सेकुलरिज्म के ताने बाने से ही हमारे राष्ट्रवाद की भी अवधारणा साकार होती है कि भारत भूमि, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत माता की जय चैप्टर में राष्ट्र के परिकल्पना को परिभाषित करने की कोशिश की है, गांव वालों को समझाते हुए कि जब भारत माता की जय बोलते हो तो अपनी भी जय बोलते हो, क्योंकि इस भारत भूमि के साथ, इस भारत भूमि पर आबाद जो हिंदुस्तान का हर बाशिंदा है, वो मिलकर के भारत है, भारत माता है। इसलिए भारत माता की जय बोलते हो तो अपनी, इनकी, उनकी, हर हिंदुस्तानी की जय बोलते हो। तो ये जो समावेशी राष्ट्रवाद की परिकल्पना है, ये राष्ट्रीय हाथी संघ परिवार की वैचारिकी को और उनका जो लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र का, और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा
के जो आर्किटेक्ट है वो सावरकर साहब है। तीन ही अर्थ है उनके हिंदू के, कि उसकी मातृभूमि हिंदुस्तान हो, तो किसी का डीएनए टेस्ट करा लो, सबकी मातृभूमि हिंदुस्तान निकलेगी। लेकिन बाकी जो दोनों कसौटियां हैं बड़ी खतरनाक है। वो कहते हैं कि उनकी पुण्य भूमि भी हिंदुस्तान हो, यानी वो ऐसे धर्म का मानने वाला हो जो धर्म हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो, यहाँ बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। और पूरी समावेशी राष्ट्रवाद की परिकल्पना ही फिर इसके आगे ध्वस्त हो जाती है। तीसरे की बात वो नहीं करते, वो और खतरनाक है कि उसकी कर्म भूमि भी हिंदुस्तान हो, तब तो वो फिर वो एनआरआई भी जो है, वो चाहे वो सनातनी एनआरआई क्यों ना हो, वो भी उस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में नहीं आएंगे। तो उनकी जो बुनियादी सोच है, उस सोच के खिलाफ है ये फैसला। इसलिए ये कहना कि खतरा जो आज की राजनीति में उसका स्याह साया देश के ऊपर मंडरा रहा है, वो खतरा उतरा नहीं चला है, लेकिन एक बड़ा स्पीड ब्रेकर उस पर लगा है और एक सैद्धांतिक विजय हम कह सकते हैं जो स्थापित विचारधारा आधुनिक भारतीय राष्ट्र निर्माण की और हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संवाहक संविधान है, उसकी रही है। तो उसके उस मूल आत्मा की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हुई है। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस बीच अपना जागृति से जुड़ गई, उनका स्वागत है। अब हम चलते हैं प्रोफेसर शिवजी सरकार जी के पास। चर्चा हो रही है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना ये लोग करते हैं। कौन सा राज्य ऐसा है और वो कैसा हिंदू राज्य होगा जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य नहीं होगा, लोक का कल्याण नहीं होगा? सच बात तो ये है जो सामने दिखाई पड़ता है, सीधे कारपोरेट परस्त चंद पूंजीपतियों के हाथ में खेलने वाली सरकार ये बनाना चाहते हैं। ऐसी हालत में यह जो आया है, खास करके शब्दों को लेकर के, समाजवाद और अपना पंथ निरपेक्ष शब्दों को, इसको एक तरीके से मजबूती के साथ हमारे ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्थापित किया है। और अभी भी जैसा हमारे सारे साथी कह रहे हैं कि लेकिन खतरा भी टला नहीं है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? खतरा टला नहीं है या ये लोग शर्मिंदा होकर के जिस तरीके से अभी फिलहाल महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार बना करके इस समय चंगा हो गए थे, था कि नहीं अब तो हम अडानी के मामले से भाग जाएं, और आज जिस तरीके से संसद में हुआ है कि अडानी माने अडानी शब्द पर ही प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप इस शब्द का ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसी हालत में ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, आप इसके आलोक में इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं प्रोफेसर शिवजी सरकार? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए जी। बहुत धन्यवाद तिवारी जी। मैं सुन रहा था सभी को, सभी अपने अच्छे मित्र हैं और सभी बहुत आशावादी हैं। सभी को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हमारा सेक्युलरिज्म बचेगा, हमारा समाजवाद बचेगा और शायद राष्ट्र भी बच जाएगा। हालांकि मैं राष्ट्र के कॉन्सेप्ट से सहमत नहीं हूं, वो एक अलग चीज है। ना मैं इससे सहमत हूं कि कोर्ट के वजह से ये सारी चीजें बच जाएगी। कोर्ट ने एक अच्छी राय दी है, ये जरूर है, पर हम ये भी देख चुके हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब एक पार्टी ने 400 पार का नारा दिया तो उनके लोगों ने हमको क्या बताने की कोशिश की कि वो संविधान को बदल डालें। वो जो संविधान को बदल डालने की बात आई और उसके बाद जो विपक्ष ने उस पर आक्रमण किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो विपक्ष जो है लोगों को गुमराह कर रही है। ये गुमराह करने वाली जो बात है वो आज हमारे मानस पे छाया हुआ है। कौन गुमराह कर रहा है ये सोचने की बात, कैसे गुमराह हम हो रहे हैं ये सोचने की बात, क्या वाकई कोर्ट, क्योंकि हम ये भी देख चुके हैं कि अभी संभल की अगर घटना को ले तो संभल में कोर्ट ने ही 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको नजरअंदाज करते हुए एक सर्वे का कैसे ऑर्डर कर दिया, और जिसके वजह से पूरे समाज में एक
बहुत ज्यादा जो है असहजता पैदा होगी। तो क्या कोर्ट जो है उसका काम यह है कि जो कानून देश ने बनाई है उस कानून की अवहेलना कर एक सर्वे का ऑर्डर कर दे? क्या 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो वैलिड नहीं है? और अगर वो वैलिड है तो कोर्ट ने चाहे मथुरा में हो, चाहे बनारस में हो या संभल में हो, सर्वे का ऑर्डर कैसे दिया? और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट को तो इसको स्व मोटो नोटिस लेकर रोकना चाहिए था। खतरा टला नहीं है, मेरा यही कहना है। सवाल है समाजवाद कहां बचा है? समाजवाद प्रेमबल में ही बचा है। पर अगर आप देख लें 2014 की नहीं, 2007 के बाद से जिस तरह से हमने बैंकों का दुरुपयोग किया, जिस तरह से हमने सारे नियम कानूनों को ताक पे रख के जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स थे उनको भागने का मौका दिया। सरकार कौन थी, किसकी थी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पर हम वैसे हमारा मुल्क है, हमारी मुल्क उसको रोकने में नाकामयाब रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। प्रॉपर्टीज एक्ट, कोर्ट ने एक अच्छी राय दी। मैं मानता हूं कि किसी की प्रॉपर्टी को आप बेवजह हथिया नहीं सकते, ये एक अच्छा राय है। पर इस पर तामील होगी, मुझे इस पर बहुत शक है। क्योंकि जिस तरह से संभल में चीजें हो रही हैं, और संभल में क्या वहां राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है? वहां राइट टू लाइफ नहीं है? क्या संभल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? और वहां पे जिस तरह से खुलेआम एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा वहां दंगे करवा रही है। मैं हिंदुस्तान के पुलिस को जानता हूं, काफी नजदीक से मैंने देखा है, सारे फील्ड में कवर करते हुए मैंने देखा है। अगर कहीं का डीएम या एसपी सख्ती से पेश आता है, किसी की हिम्मत नहीं होती है एक पत्थर क्या एक ईंट का टुकड़ा भी उठा ले। और वहां खुलेआम ईंटें ही नहीं चल रहे हैं, जो ईंटें चलाने वाले हैं उनकी अगर आप पहचान करवाएं तो आप पाएंगे उनमें से 99% लोग जो है पुलिस के लोग हैं, पुलिस के सफेद पोश लोग हैं, जिनके पास एक बटन होती है उनकी पहचान के लिए, जिससे कि पुलिस अगर लाठी चलाते हैं तो उनकी रक्षा करे। तो ये जो समस्या है इसको कौन रोकेगा? दंगा अगर हम सरकार होके खुद करा रहे हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। समाजवाद क्या है? समाजवाद की अगर बात करें तो हमने हिंदुस्तान ने 60 साल तक पब्लिक सेक्टर्स बनाए, और जिस सरकार ने बनाई या जिस पार्टी की सरकार ने बनाए, उसी पार्टी ने 1951 में जब लिबरलाइजेशन आया, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? अगर हमें याद हो तो मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि एमआरटीपीसी एक्ट, जो मोनोपोलीज एक्ट है, जिसके अमेरिका में एंटी ट्रस्ट लॉ कहते हैं, उसको खत्म करने का सबसे पहला कदम उन्होंने उठाया। दूसरा कदम 2002 में एनडीए 1 के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उठाया। तीसरा कदम यूपीए की सरकार ने 2009 में उठाया और इसको पूरा खत्म कर दिया। कंपटीशन लॉ एक लेकर आए, जिसका कोई मतलब नहीं। हिंदुस्तान में कंपटीशन लॉ है नहीं। अगर आज कंपटीशन लॉ होता या कंपटीशन की मानसिकता भी होती, जैसा कि आज लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ, क्या फलाने का नाम नहीं ले सकते? कौन है वो फलाना? कोई गुंडा बदमाश कोई होगा तो उसकी अगर मेरे से दोस्ती होगी तो मैं उसके प्रोटेक्शन दे सकता हूं।
इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही सबमिशन है कि मुझे कोर्ट के का सम्मान है, पर कोर्ट की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारी रक्षा कर लेगी, इस पर मुझे संशय है। बहुत कुछ और कह सकते हैं, साथ में हमारे बहुत से लोग हैं, पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। हम चलते हैं बम्बई ओम प्रकाश राय साहब के पास। ओम प्रकाश राय जी, आपके यहाँ बम्बई में भी मुहर लगा दिया गया और पता चला कि ये समाजवाद और अपना पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान में बचा रहे, इसी पर हम सारे लोग खुश हैं। और 36,000 करोड़ रुपया एक कंटेनर तो पकड़ा गया और ला करके पूरा चुनाव एकदम लूट लिया गया। और न जाने उसके पीछे पीछे क्या क्या चीजें हुई। 7% वोट शाम को 5 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में इन्होंने बढ़ा लिया और कहा क्या किया। ऐसी हालत में भी लेकिन फिर भी उम्मीद तो करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट का कि इस फैसले के आलोक को आप इस पूरे राजनीतिक प्रदेश पर आपकी टिप्पणी। ओम प्रकाश राय जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद तिवारी जी। अभी देखिए, महाराष्ट्र चुनाव पे जो मतदाता है वो खुद ही स्तब्ध है। उसको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की आंधी कब चली थी महाराष्ट्र में। इनकी हवा नहीं दिख रही थी कि किसी किस्म की हवा चल रही है, इनकी आंधी चलने लगी। और जो रही बात पैसे लुटाने की, तो एक्सचेकर के भी पैसे लुटाए गए हैं, पूंजीपतियों के भी पैसे लुटाए गए हैं। ये दोनों साथ में मिलकर के काम किया गया है, लेकिन यह महज एक दिखावा मात्र था कि हम योजनाओं के जरिए जीत रहे हैं चुनाव। लेकिन यहाँ पे जैसा कि लोग कह रहे हैं, बहुत बड़ी धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन चुप है और आप देखेंगे और पाएंगे कि चाहे हरियाणा इलेक्शन हो या महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी भाजपा को या उनके प्रतिनिधियों को आपने देखा जश्न मनाते हुए? ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि इन्हें पता है कि हमने क्या किया है और क्या करके हमने चुनाव जीता है और सत्ता हथियाने जा रहे हैं। दूसरी बात रही हमारे प्रियम्बल में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द की, तो मैं इसको इस प्रकार से समझता हूं कि ये दोनों शब्द सिर्फ नाम मात्र को रह गए हैं। आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों से, करीब एक दशक से, तो अगर आप इस बात पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि एक धर्म को हाशिए पर डालने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये धर्मनिरपेक्षता अगर कहलाती है तो हम कहेंगे कि यह सिर्फ संविधान की बात है, यह जमीन के ऊपर नहीं है बिल्कुल ही। दूसरी बात रह गई समाजवाद की। समाजवाद भी नाम मात्र को रह गया है। जैसे जस्टिस खन्ना साहब ने समाजवाद को एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट के तौर पे बखान किया है, लेकिन समाजवाद का थोड़ा सा इससे ज्यादा बढ़कर के मतलब है कि
समाजवाद सिर्फ एक वेलफेयर स्टेट न हो करके एक समानता समाज में रखना और असमानता को खत्म करना, इसके अलावा इन चीजों को सुनिश्चित करना कि समानता समाज और सामाजिक न्याय तथा कल्याणकारी राज्य की नींव पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक को संसाधनों और अवसरों में समानता प्राप्त हो। यह शब्द भारत की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को इस तरह परिभाषित करता है कि उसमें शोषण और भेदभाव के लिए कोई स्थान न हो। लेकिन जी। आप देखेंगे तो पाएंगे कि भेदभाव और शोषण ही आज का पर्याय हो गया है। तो हम कहां से कहें कि समाज बचा है या सामाजिकता बची है या धर्मनिरपेक्षता बची रह गई है। और पहले विद्वानों ने काफी कुछ कहा है, मैं उसी बात को लेकर के यहां खत्म करता हूं कि आगे जो संघ परिवार है उससे और भाजपा से मैं कतई उम्मीद नहीं करता हूं कि ये दो शब्दों की बात नहीं है कि प्रियम्बल में रहेंगे हटेंगे या आगे खतरा है। मैं तो संविधान ही रहेगा उस पर शक है मुझे। अगर ऐसा चलता रहा तो ये संविधान को ही बचने देंगे, इस पर मुझे गहरा शक है। जी सर, जी सर। जी तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर शिव जी सरकार साहब, आपको कहना चाहते हैं आप टिप्पणी? जी सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी देखिए, जो अभी हमारे साथी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। प्रेम्बल रह जाएगा, संविधान रहेगा कि नहीं, समझता यहाँ पर है। अब मैं बता रहा हूं क्यों है। सिर्फ ये नहीं है कि सेंट्रल लेवल में पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा वो एक उदाहरण देता हूं। 1 करोड़ से ज्यादा साइबर क्राइम का एक केस गाजियाबाद के पुलिस ने उसको बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करके गाजियाबाद के कोर्ट में पेश किया। वहां पर एक एडीजे महिला थी, उन्होंने उस चार्जशीट को उस पर कोई कमेंट बिना किए, चार्जशीट को बिना खारिज किए, जो कुछ भी जिस व्यक्ति का लूटा गया था वो उन्होंने जो चोर थे उनको सौंप दिया। अब आप सोच सकते हैं कि एक एडीजी बिना किसी कोई वजह बताए अगर किसी चार्जशीट को खारिज कर देती है तो कितना बड़ा क्राइम है। और ये क्राइम खुले आम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हो रहे हैं। कौन रोक रहा है उसको? और मेरा जो इशारा है आप सब समझ रहे हैं। क्या मिली भगत हुई है, कैसी बंदर बाट हुई है, वो सब सामने दिख रहा है। और या तो आप कोर्ट में लड़ते चले जाइए, पुलिस जो है बड़ी मुश्किल से ऐसे केसेस को सॉल्व भी कर पाती है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन करती है। हालांकि पुलिस के कुछ लोगों ने उसमें गड़बड़ियां की है। तो ये सारी चीजें जो है, मैं इस पे बहुत विस्तार पे बात कर सकता हूं, पर ये सारी जो चीजें हैं ये दिखाता है कि भारत के जो कानून व्यवस्था है, भारत के जो संविधान है, भारत की जो समाज व्यवस्था है, भारत की जो सामान्य एक अस्मिता है और सच्चाई के तरफ भारत का जो एक सामान्य कमिटमेंट है, तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है।
अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जुडिशियरी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो उसका मतलब है कि वहां से सुप्रीम कोर्ट तक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तब कहां से क्या क्या बचाएंगे आप? तो इस वक्त जो है, देखिए, इस मंच में बैठ के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं होता है, पर जिस शब्द को मैं कहना चाहता हूं आप सब समझ रहे हैं। और यही जो है खतरा इस वक्त पूरे देश में है। संभल, बहराइच, बदायूं, कोई बचा नहीं है इससे। यूपी ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, देश का हर राज्य इससे पीड़ित है। जी, तेलंगाना में यही चीजें हमें देखने को मिल रही है। इसलिए देश में, देखिए, जब हम स्टूडेंट थे, आज भी मैं किसी यूनिवर्सिटी में था, वो बच्चों से बातें हो रही थी, मैं यही कह रहा था कि तुम लोग कैसे हो, क्या ऐसी व्यवस्था को बर्दाश्त करते हो? एक शब्द नहीं कहते हो। हम तो क्लास छोड़ के और पूरी क्लास को लेकर सड़क पे निकल जाते थे। जब तक ये भावना नहीं आएगी हमारे बच्चों में सिर्फ यही आएगी कि आपको पैसे कमाना है, हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, हिंदुस्तान की जो साख है, हिंदुस्तान की जो सच्चाई है, वो जाए भाड़ में, कुछ नहीं बच सकता है। मेरा ये दिल का दुख है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूं। जी सर, बहुत बहुत। अब एक बार चलेंगे डॉक्टर गिरीश जी के पास। डॉक्टर गिरीश जी, आपस में संघर्ष तो होता ही है, ये धर्मनिष्ठ लोग भी लड़ते रहते हैं, तमाम टुकड़े हैं, लेकिन मौके पर सब एक हो जाते हैं। समाजवादी लोग भी आपस में लड़ते रहते हैं और इनकी लड़ाई यहाँ तक हो जाती है कि इसी समाजवादियों में से लोग टूट करके उस खेमे में चले जाते हैं और उनको मजबूती प्रदान करने लगते हैं। ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट का अगर एक फैसला, अगर 2 शब्दों को संविधान में रख ही दिया जाए, उसकी इतनी झंझट रही थी, उसके बावजूद भी अभी जो संकट आप देख रहे हैं कि संविधान और संविधान का जो मूल भावना है, जिस पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, आखिर इसकी रक्षा कैसे होगी? क्या ये सारे समाजवादी इकट्ठा हो पाने की स्थिति में है? अभी जैसे इंडिया गठबंधन बना है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी उस तरीके से क्या काम कर रहा है कि वो इस समाजवाद को पुख्ता कर सके? 2-3 छोटी छोटी बातें। ये मैं सहमत हूं कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद केवल प्रस्तावना में मौजूद है, बचा है। संविधान पर बहुत जबरदस्त हमला है। लेकिन कल्पना ये कीजिए कि यदि कल सर्वोच्च न्यायालय ने इनको हटाने का आदेश कर दिया होता तो दक्षिणपंथी खीमा किस तरह की दिवाली मना रहा होता और किस तरह से आपको, हमको, सबको अरवन नक्सल बता करके अपनी कार्यवाही को जायज ठहरा रहा होता और हो सकता है कि जेलों में भी ठूसता। तो इस नाते ये इस बीच जब आग लग रही हो तो वर्षा की कुछ फुहारें, कुछ छींटे भी बहुत राहत प्रदान करती हैं। इसलिए ये फैसला बहुत ही राहत प्रदान करने वाला है। दूसरा, जो इनका जो धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध जो इन्होंने हिंदुत्व का किला खड़ा किया है, ये कुछ नहीं है, ये लूटवादी कारपोरेट व्यवस्था की ढाल मात्र है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोगों की कमजोरी ये है कि हम इस बात को आम जनता के सामने रख नहीं पा रहे हैं। अन्य अनेकानेक कारण हैं। अगर हम इस बात को रख दें कि इनका धर्म, इनका जो हिंदुत्व, ये अडानी अंबानी का जो लूट और भ्रष्टाचार का तंत्र चल रहा है मोदी और अमित शाह के संरक्षण में, ये उसको बचाने का एकमात्र षड्यंत्र है। तो अगर हम इस बात को जनता के सामने रख दें तो संविधान और धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में एक माहौल खड़ा होगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो धर्म वाले हैं आपस में लड़ते हैं तो उनके अपने कुछ स्वार्थ हैं, और जो समाजवादी लोग आपस में लड़ते हैं उनके भी स्वार्थ है। कुछ रियल समाजवादी हैं, वैज्ञानिक समाजवादी हैं, कुछ फर्जी समाजवादी हैं
क्या कहना चाहिए उसे, वो नकली समाजवाद